दोस्तों हम अपने कक्षा 11 के तीसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 महाद्वीपों में फैले हुए एक साम्राज्य की बात प्रारंभ की है, जिसका नाम हमने दिया है रोमन साम्राज्य। और हमने पिछली क्लास के अंदर रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसका भौगोलिक परिचय किस प्रकार से था, उस बारे में जान लिया है। आज हम अपने इसके दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य का गठन। मित्रों, आपको याद होगा कल की क्लास के अंदर हमने रोमन साम्राज्य को पूर्णतया 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्ववर्ती था और एक परवर्ती था। पूर्ववर्ती को हम आरंभिक या प्रारंभिक जो साम्राज्य है वो भी नाम दे सकते हैं। तो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य का गठन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में बांट रखा है आपके लिए, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ठीक बात है, परवर्ती साम्राज्य और पूर्ववर्ती साम्राज्य, इन 2 भागों के अंदर हमने रोमन साम्राज्य को डिवाइड किया। ये बात हमने कल भी देख ली थी। इसके अलावा भी हमने बात की थी कि ये जो परवर्ती साम्राज्य है इसको हम और भी नाम दे सकते हैं, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं? प्रारंभिक साम्राज्य। कौन सा वाला? प्रारंभिक साम्राज्य या परवर्ती साम्राज्य। और हमने कल ये भी देखा था कि ये जो परवर्ती साम्राज्य है और ये जो पूर्ववर्ती साम्राज्य है, इसके बीच की जो डिवाइडिंग रेखा है वो हमने कहा था कि 3rd सेंचुरी। कौन सी है आपकी? 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी जो ईस्वी की है, वो जो है इन दोनों को सेंटर पॉइंट मानती है। यहाँ से इधर और इधर दोनों तरफ से जो है वो यहाँ पर हम बांट करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं परवर्ती या प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के इतिहास को, जिसको पुनः हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग हमारे कहलाता है राजतंत्रों का काल, दूसरा भाग जो है वो हमारे कहलाता है गणतंत्रों का काल, जो लगभग 510 ईसा पूर्व से लेकर के और 27 ईसा पूर्व तक चलेगा। और उसके बाद में हम ले लेते हैं हमारा साम्राज्यवाद का काल। ये रोमन इतिहास के पहले चरण को हमने पुनः 3 भागों में बांटा है। आपका पहला है राजतंत्र काल, जिसमें हम देखते हैं 753 से लेकर के और 510 ईसा पूर्व तक का रोमन साम्राज्य का इतिहास। उसके बाद में हम लेते हैं 510 से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक का इतिहास। ये सेकंड भाग है, जो हमारे क्या कहलाएगा? गणतंत्र काल कहलाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं साम्राज्य काल, मतलब यहाँ पर एक बड़े साम्राज्य का जो है वो निर्माण होगा। ये 27 ईसा पूर्व से प्रारंभ होगा और 284 ईस्वी पूर्व तक जो है ईस्वी तक जो है वो रहेगा। और यहाँ से फिर जो है हम तीसरी शताब्दी का अध्ययन करेंगे कि तीसरी शताब्दी के अंदर कुछ घटनाक्रम हुए, उसकी वजह से फिर हम क्या जाएंगे? पूर्ववर्ती साम्राज्य को पढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार का रहने वाला है अगला सफर। तो अब हम अपना सबसे पहला जो है, जिसमें हम कहेंगे राजतंत्र काल, जो 753 से लेकर के 510 ईसा पूर्व तक के अंदर हुआ है, उसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो हमने हेडिंग लगा दी है राजतंत्र काल, और ये है 753 ईसा पूर्व से लेकर के और 510 ईसा पूर्व तक का काल। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक नाम मिलता है रोम्यूलियस। मित्रों, ये एक जनश्रुति के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर ये नाम मिला है हमें? एक जनश्रुति है। वास्तविक रूप से तो हम इसके बारे में कोई साहित्य या कोई स्रोत प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो रोमन साम्राज्य की जो स्थापना है, मतलब कि रोम की स्थापना, किसकी स्थापना? रोम की स्थापना जो है वो इसके द्वारा की गई थी, यहाँ 753 ईस्वी में। कब की गई है? 753 ईसा पूर्व के अंदर जो है यहाँ पर रोमन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हो रही है? रोम्यूलस के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पर इसके बारे में, किसके बारे में? रोम्यूलस के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, रोम्यूलस के बारे में एक जनश्रुति प्रचलित है। क्या है? जनश्रुति। जनश्रुति क्या होती है मित्रों? जनश्रुति का मतलब, जैसे कि हम अपने नाना नानी, दादा, दादी के पास में शाम के टाइम बैठते हैं और वो हमें कहानियां सुनाते हैं पुराने टाइम की, वो क्या है? जनश्रुति है। एक जन से दूसरे के द्वारा जो है सुनकर के कहानी के रूप में, कथा के रूप में उस चीज को आगे बढ़ाया गया है, वो जनश्रुति कहलाती है। तो एक जनश्रुति कहती है कि वहां पर रोम के अंदर एक छोटा सा राज्य था, अल्वा लोंगा। कौन सा राज्य था? अल्वा लोंगा। ठीक है, और इस अल्वा लोंगा के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। तो राजा की पुत्री थी। इस पुत्री का जो विवाह है, राजा ने विवाह किससे करवाया? इस पुत्री का मंगल देवता से करवाया। क्या करवाया है? विवाह करवाया है मंगल देवता से। किससे करवाया? मंगल देवता से करवाया। और इस प्रकार से इनके संयोग से जो इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने पुत्र? 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। एक का नाम तो इन्होंने रखा रोम्यूलस, एक का नाम क्या रखा है? रोम्यूलस, और दूसरे का नाम इन्होंने रखा है रेमस। ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये जो रोम्यूलस है,
ये क्या कर रहा है, इस रोम नगर की जो है, रोम शहर की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है 753 ईसा पूर्व के अंतर्गत। ठीक बात है। ये एक जनश्रुति थी जिसका हमने उल्लेख किया, अल्वा लोंगा के राजा थे, उनकी पुत्री का विवाह मंगल देवता से हुआ। इसका मतलब कि राजा की उत्पत्ति जो है वो देवीय बताई गई है। यहाँ पर कैसे बताई गई है, देवीय है, राजा के अंदर देवत्व का गुण है, इस बात को ये साबित जनश्रुति कर रही है। और इनके द्वारा जो है वो पुत्र हुआ रोम्यूलस, और रोम्यूलस के द्वारा क्या हुई है, रोम की स्थापना यहाँ पर हुई है। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ रोम की स्थापना तो हुई, अब ये रोम्यूलस करता क्या है, रोम्यूलस के कार्य क्या हुए हैं वो देखते हैं। देखिए रोम्यूलस ने सबसे पहले तो रोम के अंदर उन लोगों को जगह दी, शरण दी जो दूसरे देशों के अपराधी थे या भगोड़े थे। मतलब ये हुआ कि अन्य देशों के भगोड़े और अपराधी लोगों को, अन्य देशों के अपराधी तत्व जितने भी थे उनको अपने देश के अंदर इसने क्या दी, अपराधियों को शरण दी। ठीक है, ये सब कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने शहर की स्थापना तो की है लेकिन यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, लोग निवास नहीं करते हैं, बहुत कम संख्या में लोग हैं। तो एक बड़ा शहर, बड़ा नगर, बड़ा साम्राज्य अगर स्थापित करना है तो उस समय इनको क्या चाहिए थी, जनसंख्या चाहिए थी। ये जनसंख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, तो जनसंख्या में अगर हमें वृद्धि करनी है तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को शरण दे रहे हैं, अपराधियों को और भगोड़ों को। ठीक है, और यहाँ पर अब जो जनसंख्या बढ़ी है इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। किसने बांटा है, ये रोम्यूलस ने बांटा है। कौन से दो भाग है, पहला भाग तो कहलाएगा पेट्रिशियन, क्या कहलाएगा, पेट्रिशियन, और दूसरा भाग जो है वो कहलाएगा बच्चों प्लेबियन। पेट्रिशियन और प्लीबियन, इन दो भागों के अंदर इसने रोमन समाज को बांटा है। किसमें, पेट्रिशियन और प्लेबियन, ये क्या है, रोम का समाज है जो दो भागों में इसने बांट दिया है। पहला कार्य तो इसने ये किया कि यहाँ पर बाहरी लोगों को बसाया, भगोड़े लोग, जो अपराधी लोग जो दूसरे लोगों से दूसरे शहरों से भाग गए थे उन्हें यहाँ पर इसने शरण दे दी और जनसंख्या के अंदर क्या करी है, वृद्धि करी है। ये तो पहला काम हुआ इसका कि भाई इसने अन्य देशों के लोगों को यहाँ पे बसाया। अब जो रोम्यूलस यहाँ पर दूसरा काम करता है वो यहाँ पर दो संस्थाओं की स्थापना करता है। क्या स्थापित करेगा, दो संस्थाएं स्थापित करेगा। देखिए दो संस्थाएं कौन कौन से स्थापित करेगा वो यहाँ पर, एक तो है कोमियाटा क्यूरियाटा, कोमियाटा क्यूरियाटा, ठीक है, कोमियाटा क्यूरियाटा एक पहली संस्था की स्थापना कर रहा है ये। इसके अलावा ये एक और संस्था की स्थापना कर रहा है जिसका नाम है सीनेट। क्या है, सीनेट। कोमियाटा क्यूरियाटा और सीनेट की स्थापना, ये दो संस्थाएं हैं जो इस शहर का, जो ये शहर स्थापित कर रहा है, इसका प्रशासन और सारी प्रक्रियाएं चलाने के लिए जो है वो ये संस्थाएं स्थापित की जा रही है। ये जो कोमियाटा क्यूरियाटा है इसका कार्य है वास्तविक रूप से राजा का, ये काफी शक्तिशाली है, राजा द्वारा तय उत्तराधिकारी की वैधता को मानना। राजा के द्वारा जो उत्तराधिकारी तय किया जा रहा है, राजा चाहे अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करे या राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद ले, अपना दत्तक पुत्र या अपनी तरफ से किसी को उत्तराधिकारी घोषित करे, तो फिर कोमियाटा क्यूरियाटा का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस उत्तराधिकारी को स्वीकार करे या स्वीकार नहीं करे। ये अधिकार किसके पास में था उस समय, कोमियाटा क्यूरियाटा के पास में था। ठीक है, इसके अलावा भी इनके बाद में एक और शासक यहाँ पर आते हैं जो इस रोमन प्रशासन के अंदर जो है निजी लोग हैं उनको और ज्यादा भाग लेने देने के लिए, साधारण लोगों को और जोड़ने के लिए यहाँ कोमियाटा सेंचुरियाटा नामक एक संस्था की भी स्थापना की जाती है। अभी फिलहाल हमें दो चीजें याद रखनी है, कोमियाटा क्यूरियाटा और सीनेट। ठीक है, इनकी स्थापना जो है वो रोम्यूलस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा 753 के अंदर रोम्यूलस ने रोम की स्थापना करी है और रोम की स्थापना करने के बाद में इन्होंने दो कार्य किए, समाज को दो भागों में बांट दिया है, पेट्रिशियन एंड सेकंड प्लेबियन। ठीक बात। और दूसरा इन्होंने इसके प्रशासन को चलाने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की, यहाँ पे कोमियाटा क्यूरियाटा और दूसरी कौन सी हो गई आपकी, सीनेट हो गई। उसके बाद में देखते हैं तो रोम्यूलस के बाद में कुछ शासकों ने यहाँ पर जो है वो कार्य किया। ये जो रोम्यूलस है ये आर्य जाति का है। कौन सी जाति का है, आर्य जाति है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। अब यहाँ रोम्यूलस के बाद में आर्य जाति को हटा करके, आर्य जाति को यहाँ से हटा करके और एक नई जाति आ जाती है एट्रुस्कन। ये एट्रुस्कन एक जाति है। कौन से प्रकार की जाति है ये अनार्य जाति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्यों को सर्वप्रथम पराजित करने वाली अनार्य जाति कौन सी है, तो उसमें हम याद रखते हैं कि एट्रुस्कन जो है इसने उनको पराजित किया है। कौन सी जनजाति हो गई, जाति हो गई, एट्रुस्कन जाति। और एट्रुस्कन जाति का प्रथम जो शासक बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है टॉर्क्विन। कौन सा बन रहा है, टॉर्क्विन।
ठीक है, ये जो है कार्य 616 से लेकर के 579 ईसा पूर्व के बीच में संपादित हो रहा है। तो यहाँ से जो आर्य जातियां हैं, रोम्युलस का जो वंश है वो यहाँ से समाप्त होता है और सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कौन सा, एट्रुस्कन। एट्रुस्कन के अंदर सबसे पहला शासक कौन है, यहाँ पे पहला शासक है आपके टार्क्विन। तो अब देखिए ये जो टार्क्विन है ये क्या कार्य करता है उसको हम यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं कि टार्क्विन जो है यहाँ से क्या नए परिवर्तन करेगा। देखिए टार्क्विन के हम मुख्यतः दो कार्यों को याद रखते हैं। पहला बात तो ये याद रखते हैं टार्क्विन के द्वारा किए गए कार्यों के अंदर कि इसने रोम के अंदर सिंचाई की व्यवस्था करी थी। कौन सी करी इसने, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की जा रही है, टार्क्विन जो है एट्रुस्कन जाति का प्रथम शासक है ये कर रहा है। इसके अलावा दूसरा इसने देखिए रोम के अंदर, रोम में सर्कस मैक्सिमस की स्थापना कर रहा है। किसकी स्थापना कर रहा है, सर्कस मैक्सिमस। अभी इसको समझते हैं कि ये क्या है। सर्कस मैक्सिमस की स्थापना जो है वो रोम में की जा रही है। और ये जो सर्कस मैक्सिमस है इसका अगर हम हिंदी में बात करें कि ये चीज़ क्या है तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों खेल का मैदान। क्या है ये, खेल का मैदान। तो यहाँ देखिए ध्यान ये रखना है कि खेल का मैदान स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है शहरों के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब यहाँ हम समझे कि टार्क्विन के द्वारा दो कार्य किए गए। पहली सिंचाई की व्यवस्था करवाई गई इसके द्वारा और दूसरा कार्य ये कर रहा है, क्या कर रहा है, रोम के अंदर सर्कस मैक्सिमस की जो है वो स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने देखा टार्क्विन के द्वारा दो कार्य किए गए हैं। कौन कौन सा कार्य हुआ है, टार्क्विन के द्वारा दो कार्य हुए। पहला कि उसने सर्कस मैक्सिमस और सिंचाई की व्यवस्था, ये दो कार्य हो गए। इसके अलावा रोम्युलस के भी हमने दो कार्य देख लिए हैं। एक तो समाज को दो भागों में बांटा है और फिर उसके प्रशासन के लिए दो संस्थाओं की स्थापना वो कर रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी एट्रुस्कन जाति का अंतिम शासक है तार्किनियस। एट्रुस्कन जो जाति है इसका अंतिम शासक कौन है, तार्किनियस। 535 से लेकर के 510 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। ये जो तार्किनियस है ये अत्यंत ही अत्याचारी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, अत्याचारी। ठीक है, ये अत्याचारी व्यक्ति है और इसके अत्याचारों से परेशान होकर के जो जनता है उसने क्या कर दिया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया। जनता का क्या हुआ यहाँ पर, और विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह के कारण अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी सत्ता पलट दी गई और रोम के अंदर क्या स्थापित हुआ है, गणतंत्र की स्थापना हो गई है। गणतंत्र जो है यहाँ पे इस क्रांति के द्वारा स्थापित हो गया। तो यहाँ तक हमने बात करी कि जो पहला काल कहलाता है हमारे इस रोमन इतिहास को पढ़ने के क्रम के अंदर, वो हमारे पास में था। कौन सा काल था, राजतंत्र काल। और इस राजतंत्र काल के अंदर हमने देखे तीन शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया है कि राजतंत्र काल की जो स्थापना है, रोम की जो स्थापना है वो की जा रही है सर्वप्रथम किसके द्वारा, रोम्युलस के द्वारा 753 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और उसने कुछ कार्य किए, फिर इसकी जाति का ही जो है हटा दिया जाता है शासन और एट्रुस्कन जाति का शासन प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये आर्यों के ऊपर अनार्य जाति अर्थात एट्रुस्कन जाति की प्रथम विजय मानी जाती है। और यहाँ एट्रुस्कन जाति का शासक आता है टार्क्विन। उसने कुछ कार्य किए लेकिन एट्रुस्कन जाति का अंतिम शासक था तार्किनियस, जिसके कार्यों से जनता परेशान हो गई, उसके अत्याचारों से जनता परेशान हो गई और उसने क्या किया, जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के बाद में जो है इस जाति का जो शासन है वो समाप्त हो गया। और यहाँ से अब क्या स्थापित हुए हैं, गणतंत्र स्थापित हो गया है। अब हम अगले भाग के अंदर मतलब इसी पाठ की अगली स्लाइड में देखते हैं कि गणतंत्र काल के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा की गई थी। तो देखिए हमने देखा कि जो गणतंत्र काल है ये 510 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक कार्यरत रहेगा। उसमें गणतंत्र के अंदर सबसे पहले क्या हुआ है, सीनेट की जो शक्ति थी, जो सीनेट हमने पहले देख लिए, कॉमियाटा क्यूरियाटा और सीनेट, दो संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। अब जो है ये गणतंत्र काल में सीनेट जो है वो यहाँ पर सर्वे सर्वा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सीनेट जो है वो सर्वे सर्वा होगी। सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, सीनेट के द्वारा किए जाएंगे। अब सीनेट के अंदर होगा कौन, तो सीनेट के अंदर दो कौंसल होंगे। कौन होंगे, दो व्यक्ति होंगे, दो कौंसल। उन्हें नाम क्या दिया जाएगा, कौंसल नाम दिया जाएगा, या इनको मजिस्ट्रेट भी कहा जाता था। क्या कहा जाएगा, मजिस्ट्रेट। ठीक बात है, तो कौंसल या मजिस्ट्रेट जो है दो को नियुक्त किया जाएगा। और इनके पास में शक्तियां कितनी होंगी, इनके पास में जो सीनेट के पास में शक्तियां तो राजा के जितनी ही होंगी। शक्तियां किसके बराबर, शक्तियों के मामले में जो यहाँ पर राजा था, जो राजतंत्र पिछले चल रहा था उसके बराबर ही थी इन सीनेट के पास में।
बराबर वही जो कार्य कर सकते थे वो सारे के सारे कार्य सीनेट भी कर सकती थी। लेकिन इसके ऊपर अंकुश या नियंत्रण किस प्रकार से रखा गया, तो देखिए इन सीनेट की जो नियुक्ति है उस मामले से इनके ऊपर नियुक्ति के लिए जो है नियंत्रण रखा गया। ये 1 वर्ष के लिए ही की गई। इनकी सीनेट की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए की गई। और नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति करेगा कौन, तो ये नियुक्तियां जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगी। कौन से, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति की जाएगी, इन सीनेट के 2 काउंसिलों की या मजिस्ट्रेटों की। हालांकि हम ये बात कब की कर रहे हैं, ईसा पूर्व के अंदर 510 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तब वहां पर क्या स्थापित हो रहा है, गणतंत्र स्थापित हो रहा है। तो हमने देखा सीनेट जो है सर्वे सर्वा बन जाती है। सीनेट का कार्य कौन संभालेगा, 2 काउंसिल या 2 मजिस्ट्रेट संभालेंगे और इसकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, इसको राजा के बराबर पावर मिलेगी। और सेकंड चीज हमने देखा कि इनकी जो नियुक्ति है काउंसिलों की वो 1 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगी। ठीक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सीनेट के कार्यकाल के अंदर ही रोम के अंदर प्यूनिक युद्ध लड़े जाते हैं। कौन से युद्ध लड़े जाएंगे, प्यूनिक युद्ध। अब समझते हैं कि ये प्यूनिक युद्ध क्या चीज है, प्यूनिक युद्ध क्या होते हैं। तो देखिए ये जो प्यूनिक युद्ध है ये रोम के अंदर 264 ईसा पूर्व से लेकर के 264 ईसा पूर्व से लेकर के 146 ईसा पूर्व तक लड़े गए। काफी लंबे समय का अंतराल है ये। 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक ये लड़े गए हैं। कुल मिलाकर के प्यूनिक युद्ध जो है ये 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध है, ये 3 युद्ध लड़े गए इस समय अंतराल के दौरान। ठीक है। अब ये युद्ध लड़ने वाला कौन कौन है, ये जो युद्ध है ये 2 सभ्यताओं के बीच में है। एक तो है रोम और दूसरी है कार्थेज। दूसरा किसके बीच में, रोम और कार्थेज के बीच में जो है ये युद्ध लड़े गए हैं। कार्थेज का मतलब समझ लीजिए वर्तमान के अंदर ट्यूनिस जो क्षेत्र है वही कार्थेज क्षेत्र था उस समय का। ठीक है, वर्तमान ट्यूनिस जो है वो कार्थेज था। तो कार्थेज और रोम के बीच में युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को हमने क्या नाम दिया है, प्यूनिक युद्ध नाम दिया है। तो ये जो युद्ध हुआ है इसमें हालांकि अंतिम रूप से जो विजय है वो तो किसकी हो गई है, रोमन साम्राज्य की हुई है और कार्थेज शहर को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। कार्थेज का सेनापति है हैनिबल, वो अंतिम तीसरे युद्ध के अंदर जो है वो पराजित हो जाता है और संपूर्ण कार्थेज नगर को ध्वस्त कर दिया जाता है और इस प्रकार से रोम की इसमें क्या होती है, इन युद्धों के अंदर विजय हो जाती है। तो यहां से रोम की विजय तो हुई, लेकिन जब इतनी बड़ी सभ्यता, कार्थेज को बहुत बड़ा शहर माना जाता था इस समय का, जबकि हम बात कर रहे हैं 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के, तो इस समय अंतराल के दौरान यहाँ इन सभ्यताओं में कार्थेज एक महत्वपूर्ण नगर था और इसको पराजित कर रही है। तो अब सीधी सीधी बात ये हो रही है कि रोम के अंदर अब सैनिक महत्व, जो सेना नायक है उनका महत्व बढ़ जाएगा। सेना नायक के अंदर क्या होगी, अधिकारों में वृद्धि हो जाएगी। अब सेना नायक के जो अधिकार है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर के अब ये हुआ कि रोम के अंदर अब जो है प्रशासन का वास्तविक कार्य, प्रशासक जो है वास्तविक रूप से कौन बन गया, अब सेना नायक जो है ये वास्तविक रूप से प्रशासक बन गए हैं। सीनेट अब जो है यहाँ पर गौण हो गई है। कुल मिलाकर के बात समझ में आई कि हमने पढ़ा सीनेट को प्रारंभ किया, सीनेट की शक्तियां देखी, सीनेट का गठन कैसे होता है वो देखा। उसके बाद में हमने कहा कि सीनेट के कार्यकाल के अंदर ही 3 प्यूनिक युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध हुए रोम और कार्थेज के और ये बहुत लंबे समय अंतराल तक चलते रहे हैं। और इन युद्धों के बाद में अंतिम रूप से जब रोम की विजय हो जाती है तो रोम के अंदर जो सेना नायक है, सेना के जो अधिनायक है, उनके दबदबे में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर अब जो है इन सेना नायकों का क्या हो जाएगा, दबदबा बढ़ जाएगा। और इस दबदबे के अंदर सेना नायक है जूलियस सीजर। कौन है, हालांकि कुछ और ट्रिब्यूनल यहाँ पर जूलियस सीजर से पहले कार्यरत होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ग्रेकस वगैरह जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले देखने योग्य बात किसके बारे में आएगी, जूलियस सीजर के बारे में आएगी। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो सेना नायक है जिसमें जूलियस सीजर का नाम हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वो यहाँ शासन के अंदर भागीदार बन जाता है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो जूलियस सीजर है उसके कुछ क्या कार्य रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं सीजर के बारे में जानना। ठीक बात है। तो देखिए सीजर ने सबसे पहले प्रथम ट्राइमविरेट का निर्माण किया। प्रथम ट्राइमविरेट का मतलब होता है मित्रों ये त्रिगुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राइमविरेट का मतलब है त्रिगुट।
त्रिगुट, 3 जनों का गुट। तो इसका मतलब एक तो इसमें कौन हो गया, सीजर हो गया। सीजर के अलावा कौन होएगा इसमें, एक और व्यक्ति है पॉम्पी। कौन सा है, पॉम्पी। और एक व्यक्ति है क्रेसस। कौन है, क्रेसस। तो सीजर, पॉम्पी और क्रेसस, इन तीनों को मिलाकर के पहला ट्राइमविरेट या पहले त्रिगुट का गठन होता है। ठीक बात है। अब देखिए ये जो सीजर है इसकी नियुक्ति सीनेट करती है, इसकी नियुक्ति सीनेट कर देगी। कहां पर, सीनेट इसको भेज देगी गौल प्रांत का सूबेदार बना करके। कौन से प्रांत का, गौल प्रांत, गौल प्रांत का सूबेदार बना करके भेज देती है कि आप वहां जाइए और रोमन प्रशासन के लिए आप वहां सूबेदार के रूप में गौल का जो है प्रांत है उसका प्रशासन आपको संभालना होगा। ये जो मित्रों गौल प्रांत है ये वर्तमान का जो फ्रांस है, ये फ्रांस का पूरा भूभाग क्या कहलाता था, उस समय का गौल प्रांत कहलाता था। तो जूलियस सीजर को कहां भेज दिया, गौल प्रांत में भेज दिया सीनेट ने। अब पीछे कौन से 2 बच गए ट्राइमविरेट के अंदर, पॉम्पी और क्रेसस। ठीक है। अब ये जो जूलियस सीजर है ये गौल तो पहुंच जाता है, लेकिन इस गौल प्रांत का सूबेदार रहते हुए इसने 2 और जगहों पर अधिकार कर लिया है, रोमन साम्राज्य में मिला लिए हैं, और वो है इंग्लैंड और जर्मनी। तो इंग्लैंड और जर्मनी पर भी अब जूलियस सीजर का अधिकार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जूलियस सीजर के पास बहुत बड़ी सेना हो गई है, उसकी ताकत जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और इससे डर लग रहा है किसको, सीनेट को डर लग रहा है कि ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पर भविष्य में जो पूरे रोम का प्रशासन है वो अपने अधिकृत कर सकता है, तानाशाह बन सकता है। तो सीनेट ने मैसेज किया किसको, इसके पास में मैसेज भेजा सीजर के पास में कि भाई आप जो है अपने बहुत सारी सेवा कर ली रोम की, अब अपनी सेना को भंग करो और वापस जो है वो रोम लौट आइए, आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा, कुछ और काम दिया जाएगा। ठीक है। सीजर ने क्या किया, सीजर जो है यहां से चल करके, सीजर गौल से चला और रोम पहुंचा। कहां पे पहुंचा, रोम पहुंचा। उसे क्या कहा गया था कि आप अपनी सेना जो है वो भंग करके आइएगा, लेकिन ये सेना भंग करके नहीं, सेना सहित जो है वो रोम लौट आया था। जब सेना सहित आया तो रोम के अंदर प्रवेश करने से पहले उसे रोकने के लिए भेजा गया पॉम्पी को। किसको भेजा गया, पॉम्पी को भेजा गया। तो यहां पर पॉम्पी के बीच में और सीजर के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। पॉम्पी और इस सीजर के बीच में हुए युद्ध के अंदर जो है वो सीजर विजयी रहा है। पॉम्पी जो है ये मिस्र की तरफ भाग गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ सिर्फ इनके लिए कि ये यहाँ से भागे और उसके बाद में वहां पर किसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई पॉम्पी की। तो इस प्रकार से पॉम्पी का जो मामला था वो हो गया खत्म। अब जो है सीजर ने पॉम्पी को हरा दिया और सीजर जो है अब यहाँ पर पूरे रोम का क्या बन जाएगा, सर्वे सर्वा। तो पहले सीनेट थी सर्वे सर्वा, अब क्या हो गया, रोम का सर्वे सर्वा सीजर बन गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना ये बिना ताज का सम्राट है, अभी बिना ताज का सम्राट है। क्यों है बिना ताज का सम्राट, इसके समक्ष सम्राट को 3 बार जो है ताज पेश किया गया है कि भाई आप सम्राट का पद धारण कर लीजिए ये वगैरह, लेकिन इसने धारण नहीं किया क्योंकि ये जो लोगों की संवैधानिक संस्था है सीनेट वगैरह उसको ये अभी खत्म नहीं करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वास्तविक रूप से सर्वे सर्वा तो कौन बन गया है, जूलियस सीजर बन गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर और भी साथ में कार्य कर रही है, वो कौन है, सीनेट। तो सीनेट अभी जिंदा है। ठीक बात है, सीनेट का अभी खात्मा यहाँ पर हुआ नहीं है। अब इस प्रकार से घटनाक्रम कुछ आगे बढ़ता है और बात पहुंच जाती है 44 ईसा पूर्व के अंदर। कब पहुंच जाती है, 44 ईसा पूर्व के अंदर। 44 ईसा पूर्व के अंदर एक और घटना घटित होती है रोम के इतिहास में कि जो पॉम्पी सीजर के द्वारा पराजित किया गया था इसके कुछ अनुयायी थे जिसमें 2 जनों के नाम मिलते हैं। एक का नाम है कैसियस और दूसरा यहाँ पे आता है ब्रूटस। कौन सा है, कैसियस और ब्रूटस। इन लोगों के द्वारा जो है इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसकी, जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है। तो रोम के अंदर जो है पुनः एक बार अनिश्चितता की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब इसको कैसे मिटाएंगे, उसके लिए सेकेंड ट्राइमविरेट का गठन करेंगे। पहले एक बार हम वापस रिवीजन ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइमविरेट का। फर्स्ट ट्राइमविरेट का गठन अभी तक हमने पढ़ा है कि 3 व्यक्तियों के द्वारा हुआ, जूलियस सीजर, पॉम्पी और क्रेसस के द्वारा हुआ, और इन्होंने मिलकर के रोम को एक स्थायित्व प्रदान किया। अब जूलियस सीजर को सीनेट ने आदेश दिया कि भाई आप गौल प्रांत का सूबेदार बन जाइए। ये वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में इंग्लैंड और जर्मनी को अपने कब्जे में करके अपनी ताकत के अंदर बहुत सारी वृद्धि इन्होंने जूलियस सीजर ने कर ली। तो सीनेट आतंकित हो गई और जूलियस सीजर को अपनी सेना भंग करके वापस बुला लिया। सीनेट के इस कहने पर सीजर वापस तो आए, लेकिन
उन्होंने क्या कहा कि द डाई इज कास्ट, पासा फेंका जा चुका है। सीजर कहते हैं मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। वो यहाँ आया, सेना सहित आया, पॉम्पी से युद्ध किया, पॉम्पी को पराजित किया, पॉम्पी भाग गए और मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जूलियस सीजर अब यहाँ पर रोम का सर्वेसर्वा बन गए। उसके बाद में जूलियस सीजर जो है यहाँ पे कुछ प्रशासन के अंदर भी परिवर्तन करते हैं, काफी सारा यहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन इसी बीच 44 ईसा पूर्व के अंदर जो है यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। किसकी? जूलियस सीजर की। किसके द्वारा? जो पॉम्पी के कुछ अनुयायी हैं, कैसियस और ब्रूटस, उनके द्वारा क्या कर दी जाएगी? इनकी हत्या कर दी जाएगी। और यहां से फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, सेकेंड ट्राइमविरेट का गठन होगा। तो कुल मिलाकर के हमने सीनेट पढ़ी, प्यूनिक युद्ध पढ़े और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? जूलियस सीजर को पढ़ा। अब सेकंड देखते हैं ऑक्टेवियन के टाइम में। यहां पर क्या होगा? यहां पर सेकंड ट्राइमविरेट का गठन होगा। कौन सा ट्राइमविरेट बनेगा भाई? सेकंड ट्राइमविरेट। तो देखिए सेकंड ट्राइमविरेट या त्रिगुट। और इस सेकंड ट्राइमविरेट के कौन कौन से सदस्य हो जाएंगे? पहला तो आपके सामने नाम लिख ही रखा है, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ये सीजर का ही पुत्र है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा एक है मार्क एंटोनी। कौन बन जाएगा? मार्क एंटोनी। ये इसका ऑक्टेवियन का बहनोई है। और एक जूलियस सीजर का ही अनुयायी है, लेपिडस। कौन सा हो जाएगा? लेपिडस, तीसरा व्यक्ति। तो ये तीनों मिलकर के सेकंड ट्राइमविरेट का गठन कर लेते हैं। पहला ऑक्टेवियन जो उसका पुत्र है, उसके बाद में हालांकि दत्तक पुत्र है, उसके बाद में मार्क एंटोनी जो इसका बहनोई है, और तीसरा लेपिडस, ठीक है। ये तीनों ही कर लेते हैं सेकंड ट्राइमविरेट का गठन। अब ये जो सेकंड ट्राइमविरेट है, इसने फिलिपी के युद्ध के अंदर, कौन से युद्ध में? फिलिपी के युद्ध में, फिलिपी का युद्ध। और इस फिलिपी का जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ है? इस सेकंड ट्राइमविरेट या त्रिगुट कह दें इसको, और किसके बीच में? जो हत्या करने वाले थे जूलियस सीजर की। इसका मतलब कौन हो गए? कैसियस और ब्रूटस। कैसियस और ब्रूटस, इन दोनों को क्या कर दिया इसने? इस ट्राइमविरेट ने खत्म कर दिया। इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ये युद्ध के अंदर जो है वो मारे गए। और विजयी कौन रहा है? सेकंड ट्राइमविरेट जो है वो यहाँ पर विजयी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जूलियस सीजर के हत्यारे थे उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, और अब सेकंड ट्राइमविरेट जो है वो पुनः शासन के अंदर सर्वेसर्वा बन रही है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है? यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि सेकंड ट्राइमविरेट के 3 भाग है, ऑक्टेवियन, एंटोनी और लेपिडस। इन तीनों के अंदर ही सत्ता प्राप्ति के लिए, प्रमुख बनने के लिए जो है वो आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो लेपिडस है ये तो पहले ही इस मामले से बाहर हो जाता है, इस मामले से हट जाता है कि भाई मेरे को कोई सत्ता वत्ता लेनी नहीं है, मैं तो सिर्फ जूलियस सीजर का अनुयायी था, उसकी हत्या करने वालों को दंड दे दिया गया है, अब हमें और कोई चीज की इच्छा नहीं बची। तो ये तो यहां से हट गए। अब वास्तव में 2 बच गए, ऑक्टेवियन और सेकंड कौन सा हो गया? एंटोनी। तो ऑक्टेवियन और एंटोनी दोनों ही पारिवारिक संबंधी भी है, बहनोई है एंटोनी ऑक्टेवियन का, ठीक है। तो ये आपस में युद्ध ना करके साम्राज्य का बंटवारा करते हैं, और एंटोनी जो है इसको दे दिया जाता है मिस्र। कौन सा भाग दे दिया जाता है? जो मिस्र का भाग है, मतलब अफ्रीका का जो भाग है वो भाग इसको सौंप दिया जाता है। ये मिस्र का शासन संभालने के लिए पहुंच जाता है मार्क एंटोनी। लेकिन यहाँ पे एक और घटना होती है। मिस्र की रानी जो उस समय थी उसका नाम मिलता है हमें क्लियोपेट्रा। उसका नाम क्या है? क्लियोपेट्रा। ये वहां पहुंच करके क्लियोपेट्रा से विवाह कर लेता है। कौन विवाह कर लेता है? मार्क एंटोनी। जबकि इसने पहले भी एक विवाह कर रखा है, तो उसको तलाक देता है। किसको तलाक देगा? ऑक्टेवियन की बहन को तलाक दे देगा। तो इस घटना के कारण अब क्या होंगे? इनके संबंध जो है एंटोनी और ऑक्टेवियन के पुनः तनावपूर्ण हो जाएंगे। और अब जब उसकी बहन को इसने तलाक दे ही दिया है, तो अब यहाँ इनके बीच में एक युद्ध होगा जिसका नाम हम पढ़ते हैं एक्टिवियम का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ेंगे? ये एक्टिवियम का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच में होगा? ये युद्ध होता है ऑक्टेवियन और किसके बीच में? एंटोनी के बीच में। ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी के बीच में। अब ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के अंदर जो है एंटोनी यहाँ से भाग जाता है, सिकंदरिया पहुँचता है, और सिकंदरिया पर भी जब ये ऑक्टेवियन वापस पहुँच जाता है उसका पीछा करते करते, तो वहाँ जाने के बाद में एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों ही क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं कि भाई अब बचने का कोई उपाय तो है नहीं।
और ऑक्टेवियन जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर सम्राट बन जाता है। और यहाँ पर ये ध्यान कर लेता है, ऑक्टेवियन जो है वो ऑगस्टस की उपाधि क्या कहलाता है, स्वयं को ऑगस्टस कहता है, सीजर की उपाधि धारण करता है, इंपेरेटर की उपाधि धारण करता है, ऑगस्टस सीजर, और अपने नाम के साथ में क्या जोड़ रहा है, सम्राट जोड़ रहा है। अब सीनेट का कोई लेना देना नहीं है, अब सम्राट यहाँ पर सब कुछ होगा। तो यहाँ से सम्राट ऑगस्टस सीजर का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से जब सम्राट बन गए तो क्या हुआ, अब गणतंत्र क्या हो गया, समाप्त हुआ, गणतंत्र समाप्त, और राजतंत्र या साम्राज्यवाद का जो काल है वो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा भाग जो हमने प्रारंभिक काल का या पूर्ववर्ती इतिहास का रोमन साम्राज्य का, उसका जो तीसरा भाग है वो यहाँ से प्रारंभ होगा। और ये जो घटना है ये होती है मित्रों 27 ईसा पूर्व की घटना है, 27 ईसा पूर्व के अंदर। तो हमने देखी है सेकेंड ट्रायमविरेट, तो हमने कुल मिलाकर के गणतंत्र काल पढ़ रहे हैं। और गणतंत्र काल के अंदर सबसे पहले देखा सीनेट के क्या कार्य थे, कैसे गठन हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि सीनेट के टाइम में ही प्यूनिक युद्ध हुए 264 से 146 ईसा पूर्व के बीच में। ये 3 युद्ध होते हैं रोम और कार्थेज के बीच में। इसमें कार्थेज पराजित हो जाता है, रोम विजय होता है, इसलिए सेना नायकों की ताकत बढ़ जाती है और जूलियस सीजर जो है फर्स्ट ट्रायमविरेट का गठन कर लेता है, जिसमें होते हैं जूलियस सीजर, पॉम्पी और क्रेसस। ठीक बात है। अब जूलियस सीजर की 44 ईसा पूर्व के अंदर हत्या कर दी जाती है केसियस और ब्रूटस के द्वारा। पॉम्पी जो पहले ही पराजित किया जा चुका है सीजर के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा। ठीक बात है। अब यहाँ से पुनः अस्थिरता का काल प्रारंभ होता है, लेकिन जो ऑक्टेवियन है सीजर का पुत्र, वो प्लस उसका बहनोई एंटोनी और लेपिडस तीनों मिलकर के पुनः सेकंड ट्रायमविरेट का गठन करते हैं। सेकंड ट्रायमविरेट ने कैसियस और ब्रूटस को उसके कार्यों का दंड दिया जो फिलिपी के युद्ध में परिणत हुआ। और उसके बाद में इन तीनों के बीच में जो है वापस सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें लेपिडस तो जल्दी ही जो है वो रास्ते से दूर हो जाता है, हट जाता है मामले से। 2 ही बचते हैं पीछे, ऑक्टेवियन और एंटोनी। एंटोनी को मिस्र का कार्यभार सौंप दिया जाता है, लेकिन मिस्र पहुंचने पर मिस्र की रानी जो क्लियोपेट्रा है उसके साथ में ये जो है वो विवाह कर लेता है और उसको पत्नी है जो पहली ऑक्टेवियन की बहन, उसको क्या देता है, तलाक दे देता है। तो इस कारण से एक्टिवियम का युद्ध होता है। और एक्टिवियम के युद्ध के बाद में सिकंदरिया भाग जाते हैं ऑक्टेवियन और एंटोनी और क्लियोपेट्रा, और वहां जाकर के क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार से जो ऑक्टेवियन है वो ऑगस्टस सीजर के नाम से इंपेरेटर की उपाधि धारण करता है, और ऑक्टेवियन सम्राट ऑगस्टस सीजर के नाम से अब वो गद्दी पर बैठता है, रोम के शासन को संभालता है। तो यहाँ पर गणतंत्र का जो काल है वो 27 ईसा पूर्व में जाकर के समाप्त हो जाता है, जो 509-510 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और यहाँ से वापस अब साम्राज्यवाद का जो काल है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो अब अगले भाग के अंदर देखते हैं कि अपना साम्राज्य का काल, साम्राज्यवाद 27 ईसा पूर्व से लेकर के और 284 ईसा तक ये चलेगा। अब यहाँ पर हमने 284 के बाद में भी कई सारे रोम के शासक आएंगे, लेकिन इसको 284 पे इसलिए खत्म किया है क्योंकि इसके बाद का जो अध्ययन है, 284 ईस्वी के बाद का जो अध्ययन है वो हम कौन से काल में करने वाले हैं, इसके अंदर बाद में जो परवर्ती काल जो आएगा उसके अंदर हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि साम्राज्य काल जो है वो किसके द्वारा, ऑगस्टस, और वास्तव में इसका नाम अब क्या कहलाएगा, सम्राट ऑगस्टस सीजर। ठीक है। तो ये पूर्ण उपाधि इसकी क्या हो गई, सम्राट ऑगस्टस सीजर। ये कौन है, वही ऑक्टेवियन है जिसने सेकंड ट्रायमविरेट का गठन किया है। अब ये सम्राट बन चुका है, और सम्राट बनने के बाद में ऑगस्टस सीजर जो है वो क्या क्या कार्य करेगा, साम्राज्य के अंदर क्या परिवर्तन करेगा, किस प्रकार से साम्राज्य में बढ़ोतरी हो रही है, वो सारी चीजें हमें इस भाग के अंदर देखनी है। तो आइए सभी हम शुरू करते हैं। तो जब ऑगस्टस सीजर जो है सम्राट बन जाता है तो उसने कई प्रकार के परिवर्तन करने जो है वो प्रारंभ किए हैं, जो उनको हम बांट करके देखते हैं। हम 3 भागों में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनका सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक जीवन के अंदर रोम का जो सामाजिक जीवन है उसमें जो ये परिवर्तन कर रहा है उस परिवर्तनों को समझते हैं। देखिए सम्राट ऑगस्टस जो है लोगों के अंदर नैतिक अनुशासन को बढ़ाना चाहता है और वहां पे जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि करना चाहता है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या उपाय किए हैं और नैतिक शिक्षा के लिए उसने कठोर जो कानून निर्मित किए हैं उन्हें ही हमें देखना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सम्राट ऑगस्टस सीजर है वो यहां से पेक्लो रोमाना का काल स्टार्ट कर रहा है। कौन सा काल स्टार्ट कर रहा है, पेक्लो रोमाना। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, फिर ये समझ में आ जाएगा। पेक्लो रोमाना का मतलब है ये शांति का काल। पेक्लो रोमाना क्या कहलाएगा, शांति का काल।
इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ऑगस्टस सीजर के टाइम में क्या स्टार्ट हो रहा है, शांति का काल स्टार्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, शांति का काल यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे प्रारंभ हो रहा है। तो सामाजिक जीवन के अंदर उसने कई प्रकार के नियम बनाए थे। पहला नियम तो बनाया था अविवाहित के लिए। किसके लिए बनाया? हालांकि देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है। हमारा अभी वर्तमान में उद्देश्य है जनसंख्या को कंट्रोल करना, इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उस समय लोग इतने थे नहीं, तो वो जनसंख्या में वृद्धि करवाना चाह रहा है। तो देखिए इसने क्या कहा है, इसने अविवाहित रहने वाले लोगों के लिए इसने कहा कि संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अविवाहित रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उत्तराधिकार की जो संपत्ति मिलने वाली है उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता से, तो वो संपत्ति जो है उससे क्या हो जाएंगे, संपत्ति से वंचित रखा जाएगा, उनसे अधिकार ये छीन लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अविवाहित रहने को हतोत्साहित कर रहा है, ये अविवाहित रहने नहीं देना चाहता है, विवाहित बनाना चाहता है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए कि भाई चलिए आप विवाहित तो हो गए, विवाहित तो बन गए, लेकिन निसंतान है, विवाहित हो और क्या हो, निसंतान हो, तो उनके लिए भी इसने क्या कहा, उनके लिए कहा कि आपके कर में जो है कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब इसके करों में क्या की गई, इनके वृद्धि की गई थी कि यदि आप निसंतान हो तो आपको अत्यधिक ज्यादा कर जो है वो राज्य को देना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या करता है, तीसरी चीज जो है ये जिसके अधिक संतान है, जिस भी व्यक्ति के अधिक संतान है उसको प्रोत्साहित कर रहा है, उसको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, उसको बढ़ावा देगा। बढ़ावा किस प्रकार से देगा कि यहाँ पर अगर आपके संतान ज़्यादा है 2 से, तो वो करों में छूट मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, करों में छूट मिलेगी। सरकारी नियुक्तियों में किसी भी कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को सरकारी नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी यदि उसके संतान जो है वो ज़्यादा हो, तो नियुक्तियों में क्या मिलेगी, वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कानून है जो सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ये जनसंख्या को बढ़ाने के क्या कर रहा है, उपाय कर रहा है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका सामाजिक जीवन, जो सम्राट ऑगस्टस सीजर के द्वारा जो है वो यहाँ पर प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद में देखिए इसने कुछ और परिवर्तन किए हैं, जैसे धार्मिक जीवन का परिवर्तन। धार्मिक जीवन में सम्राट ऑगस्टस सीजर ने क्या नया कार्य किया है उसको देखते हैं। तो सम्राट ऑगस्टस सीजर ने धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन हम देखते हैं, काफी बड़ा है, इसने जेनस देवालय है एक, वहां पर रोम के अंदर ही देवालय है, कौन सा, जेनस नामक एक देवालय है, और इस देवालय के दरवाजे बंद करवा दिए, देवालय के दरवाजे बंद। अब यहां से हम पेक्लो रोमाना का अर्थ समझेंगे, दरवाजे बंद करवा दिए, क्योंकि रोम के अंदर एक प्रथा थी, ये जेनस देवालय जो है इसके दरवाजे खुले रखे जाते थे जब संकट का काल हो, संघर्ष का काल हो, और अगर शांति का काल होता था तो जेनस देवालय के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते थे। ऐसी रोम के अंदर क्या थी, प्रथा थी। तो ऑगस्टस सीजर ने जेनस देवालय के दरवाजे क्या करवा दिए, बंद करवा दिए, और उसने घोषणा की कि मेरा जो काल है वो पेक्लो रोमाना है, मतलब शांति का काल है। इसके अलावा क्या कर रहा है, देखिए रोम जो है ईंटों का नगर था, रोम क्या है, ईंटों का नगर है। इसने ईंटों के नगर के अंदर जितने भी देवालय मंदिर वगैरह बने हुए हैं इनको ईंटों के नगर से परिवर्तित करके आधुनिक रूप से संगमरमर का नगर बना दिया। किसका, संगमरमर का नगर के अंदर तब्दील कर दिया। मतलब जो ईंटों का नगर है उसको संगमरमर का नगर, ये इसकी एक वैभव का प्रतीक है, इसके क्या है, वैभव का प्रतीक है कि ये इस प्रकार से कार्य कर रहा है। तीसरी चीज देखते हैं कि इसने स्वयं को एक उपाधि घोषित कर ली है, स्वयं को एक पद दिया है। पद क्या दिया है, पॉन्टिफोकस मैक्सिमस, पॉन्टिफोकस मैक्सिमस की उपाधि दी है, ये उपाधि है पॉन्टिफोकस मैक्सिमस। इसकी हिंदी में अगर हम समझे कि पॉन्टिफिकस मैक्सिमस का अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। क्या है ये, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष है, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये स्वयं को देवता के तुल्य बताने लगा है ऑगस्टस सीजर। यहां तक कि मिस्र के अंदर तो मिस्र की देवी थी, उसके साथ ही इसकी जो है मूर्ति बनाई गई ऑगस्टस सीजर की, और उस मूर्ति की उस मंदिर के अंदर ही मिस्र की देवी के साथ में ही पूजा प्रारंभ कर दी गई थी, और इसने मना भी नहीं किया, क्योंकि धार्मिक रूप से यदि लोग इसे देवता मानने लग जाएंगे तो उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस प्रकार से इन कृत्यों से जो लोग हैं
वो इसे क्या मानने लग गए थे, देवता मानने लग गए थे। और ऑगस्टस सीजर की मृत्यु के बाद में तो इसकी जो है पूर्ण रोम के अंदर एक देवता के रूप में पूजा की जाने लग गई थी। तो इसने कुछ ऐसे परिवर्तन किए धार्मिक क्षेत्र में भी जिससे इसका जो राजत्व है, जो इसका राज्य का केंद्र है, वो स्थायी हो गया और लोगों के मन में देवता के रूप में इसकी जो भावना है वो बन गई थी। इसके अलावा इसने तीसरा जो प्रयोग किया वो था सेना के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो इसके समय की रोम की सेना का अगर हम अध्ययन करें तो इसने सेना को भी व्यावसायिक रूप दिया। सेना इसकी किस प्रकार की थी? व्यावसायिक रूप की थी। कौन से रूप की? व्यावसायिक। इसका मतलब अब सैनिकों को क्या दिया जाता था? इनको नकद वेतन प्रदान किया जाता था। और इसके अलावा भी जितने भी नागरिक थे उन्हें 25 वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष की आयु तक? 25 वर्ष तक जो है वो उन्हें अनिवार्य सैनिक सेना करनी होती थी, अनिवार्य सैनिक सेवा। उसके बाद में जो है वो उनकी इच्छा पर थी, लेकिन 25 वर्ष तक के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को क्या करनी पड़ती थी? सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। इसी वजह से वो जनसंख्या को भी क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, ताकि सेना के अंदर वृद्धि हो, सैनिक जो है क्षमता उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो और वो अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रख सके। इसके अलावा देखिए, ये जो सेना थी, इस सेना की मांगे नहीं पूरी होने पर ये सेना जो है वो समय समय पर विद्रोह भी करती रहती थी। क्या करती थी? विद्रोह करती थी। और ये जो विद्रोह है ये गृह युद्ध की स्थिति में भी पहुंच जाता था कई बार। गृह युद्ध का मतलब क्या हुआ? गृह युद्ध का मतलब ये है कि अपने पूरे देश के अंदर ही विभिन्न वर्गों के द्वारा, विभिन्न हितधारियों के द्वारा आपस में युद्ध करना, ये क्या है? गृह युद्ध। किसी अन्य देश के द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो वो बाह्य युद्ध है, जबकि अपने देश के अंदर ही विभिन्न हितधारियों के द्वारा आपस में किया जाने वाला, विभिन्न उत्तराधिकारियों के द्वारा आपस में किए जाने वाला जो युद्ध है वो क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। तो सेना के अंदर विद्रोह भी उस समय हुआ करते थे, अपनी मांगों को और ज्यादा मनवाने के लिए, कुछ और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक बात है। तो अभी तक हमने ये देखा कि सम्राट ऑगस्टस सीजर है, इसने सम्राट बनने के बाद में कुछ परिवर्तन किए, वो सामाजिक क्षेत्र के भी परिवर्तन रहे। उसके अलावा हमने देखा ऑगस्टस ने पेक्लो रोमाना को, मतलब शांति के काल को साबित करने के लिए जेनस जो दरवाजे हैं वो भी बंद करवा दिए थे। तो कुल मिलाकर के पेक्लो रोमाना का काल जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। किसके समय से? ऑगस्टस सीजर के समय से प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है? ये 27 ईसा पूर्व से, कि अब जो है विस्तारवादी नीति को ज्यादा संबल प्रदान नहीं किया जा रहा है। 27 ईसा पूर्व से लेकर के 113-17 ईसा पूर्व तक का जो काल चलता है, यहाँ तक पेक्लो रोमाना का काल माना जाता है। कि यहाँ पर इस समय के अंतर्गत जो है वो ज्यादा क्षेत्र विस्तार की तरफ या युद्धों की तरफ ध्यान ना दिया जा करके और आंतरिक जो कार्य है जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पेक्लो रोमाना के बाद में हम पढ़ते हैं सम्राट त्राजान को। किसको पढ़ते हैं? सम्राट त्राजान। ये 117 से 113 है, 117 से 113 ईस्वी ही है, ये ईसा पूर्व तो है नहीं, क्योंकि अब हम जो है 27 जो है ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व से आगे बढ़ते हुए ईस्वी के अंदर पहुंच चुके हैं। तो 113 से लेकर के 117 की जो है वो ईस्वी की हम बात करेंगे। किसके समय में? सम्राट त्राजान के समय में। तो सम्राट त्राजान जो है ये 2 कार्यों के लिए है। कितने कार्यों के लिए जाना जाएगा? 2 कार्यों के लिए। पहला कार्य तो अब इसने जो है पेक्लो रोमाना को बंद किया और दजला के पार के क्षेत्रों पर अधिकार किया। दजला के पार के क्षेत्र जो है उस पर क्या किया? इसने अधिकार कर लिया। हालांकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये दजला के पार के जो क्षेत्र है ये काफी उपजाऊ है, इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इसी वजह से, क्योंकि साम्राज्य उनका बहुत बड़ा है, उनको भूमि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ की जो आर्थिक संपदा है उस पर अधिकार करने के वास्ते दजला के पार का क्षेत्र, दजला के पार का क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? मेसोपोटामिया हो गया। हमने अभी पढ़ा है पिछले पार्ट के अंदर ही कि दजला जो है उसकी सीमा है, उसके बाद में इधर ईरान आ जाएगा जो मेसोपोटामिया के जो है उसी का भाग पड़ रहा है। तो उस पर इसने क्या कर लिया था? सम्राट त्राजान ने अधिकार कर लिया था। इसके अलावा दूसरा इसको जाना जाता है भारत विजय का सौपन देखा इसने। भारत विजय का सौपन, एक उल्लेख मिलता है कि जब वो दजला पार कर लेता है और यहाँ मेसोपोटामिया के क्षेत्र को भी जीत लेता है, तो उसके बाद में वहाँ से भूमध्य सागर से भारत की ओर जाते हुए कुछ जहाज़ों को वो बड़ी ललचाई नज़र से देख रहा था, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये अंदाज लगाते हैं कि उसने क्या सौपन देखा था? भारत विजय का सौपन भी उसने देखा था, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इतना अभी युवा नहीं हूँ कि मैं ये विजय कर
पाऊंगा। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के वो ये सोचता है कि अगर मैं सिकंदर के जैसा अभी बलवान होता और अभी उतना युवा होता तो मैं भारत पर अधिकार करता। तो भारत विजय का जो सौपन है वो सम्राट त्राजान देखता है, और दजला के पार के क्षेत्र जो है वो रोम में मिलाने का कार्य भी ये कर रहा है 113 से 117 ईसा के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका निकटवर्ती पूर्व के संबंध। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने सीधा सीधा लिखा है सम्राट त्राजान जो है वो दजला पार के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा है। दजला पार का मतलब ये हुआ कि उसका जस्ट निकटवर्ती पूर्व। इसको अगर हम समझें कि निकटवर्ती पूर्व किस प्रकार से होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो रोम का क्षेत्र है उसमें हमने पढ़ा था कि जो ईरान है, यहाँ पर ईरान है, और ये कौन सा क्षेत्र है, रोम का क्षेत्र है। और जो दजला नदी है, कौन सी नदी, दजला नदी जो है वो इनके बीच में सीमा निर्धारण का कार्य कर रही है। तो इसका ये जो भाग है रोम का, ये कौन सा भाग हो गया भाई, पूर्वी भाग हो गया। तो निकटवर्ती पूर्व का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो क्षेत्र है बिल्कुल जो पड़ोस का, इस क्षेत्र के बिल्कुल पड़ोस का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र भैया कहलाएगा इनका रोम का निकटवर्ती पूर्व। क्या कहलाएगा, निकटवर्ती पूर्व। और इस निकटवर्ती पूर्व की अगर हम बात करें तो इसमें जो जगहें आती है उन जगहों के अगर हम नाम देखें कि कौन कौन सी जो जगह है वो होगी, तो सबसे पहला तो हमने देख ही लिया, कौन सी आ जाएगी, मेसोपोटामिया। हमने बात की थी कि इसकी पूर्वी जो सीमा है वो सीरिया तक पहुंची हुई है, मतलब सीरिया को जीता हुआ नहीं है, सीरिया की सीमा इससे मिल रही है। तो अब जो सीरिया है वो भी किस में मिला लिया गया, इसके अंदर ही मिला लिया गया था। इसके अलावा देखिए अरब को हमने कहा था कि ईरान की जो सीमा है अरब के पूर्वी भाग को छू रही थी। अरब का पूर्वी भाग है जो ईरान के साथ में था, लेकिन संपूर्ण अरब नहीं था। अब जो अरब का शेष बचा हुआ भाग है उसको किसने ले लिया, रोम ने ले लिया। इसके अलावा देखिए फिलिस्तीन, कौन सा है, फिलिस्तीन का क्षेत्र, ये भी अब किसके अंदर मिला लिया गया, रोम के अंदर मिला लिया गया था। ठीक है, इसी क्षेत्र के लिए आगे चल करके यरूशलेम जो क्षेत्र है वो यहाँ स्थित है, उसके प्रयत्न, उसको प्राप्त करने के लिए इन ईसाइयों के बीच में और मुस्लिमों के बीच में क्या होंगे, धर्म युद्ध लड़े जाएंगे। आखिरकार वो मुस्लिमों के पास में रहता है, ऐसा कुछ है जो हम अगले वाले भाग के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब यायावर साम्राज्य जब हम देखेंगे और मुस्लिम साम्राज्य जो है वो मुस्लिम समाज की स्थापना किस प्रकार से होती है, वो अगला पार्ट है हमारा, उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ये जो निकटवर्ती पूर्व का जो टर्म है, निकटवर्ती पूर्व, उसके अंदर हम देखते हैं कि रोम की जो पूर्वी सीमा है उसके जस्ट पड़ोस के जो राज्य हैं उनको अब एक नीति के द्वारा क्या किया गया है, अपने अंदर मिला लिया गया। जस्ट हमने पढ़ ही लिया है कि मेसोपोटामिया और सीरिया, अरब और फिलिस्तीन, इन क्षेत्रों को मिलाने का जो मुख्य जो उद्देश्य रहा है वो इन क्षेत्रों की आर्थिक संपदा रही है। ये धनवान प्रदेश थे और इन्हें ये प्राप्त करना चाहते थे। तो यहां से हमारा हो गया निकटवर्ती पूर्व के संबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लेंगे विस्तृत साम्राज्य। इन्होंने तैयार तो कर लिया, लेकिन इसका शासन प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में हम देखेंगे। हमने अभी तक ये देखा है कि जो प्रारंभिक काल है उस प्रारंभिक काल के शासकों ने, साम्राज्य निर्माताओं ने एक बहुत बड़े रोमन साम्राज्य का गठन कर लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि इस बड़े साम्राज्य का शासन प्रबंध किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा किया जाता था। तो यदि हमें शासन प्रबंध समझना है तो देखिए ये हम मान करके चलते हैं कि ये एक पूरा रोमन परिदृश्य है, ये पूरा रोम है। ठीक बात है। अब इस पूरे रोम के अंदर देखिए हमने यहाँ पर एक ये जो है एक नगर की स्थापना करी, ये नगर यहाँ पर बसाया। कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं, रोमन साम्राज्य के नगरों का जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ये रोमन साम्राज्य के क्या बना दिए हमने, नगर स्थापित कर दिए। अब इन नगरों के अंडर में क्या रखे गए हैं, कुछ शहर रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, कुछ और छोटे गांव रखे गए हैं। ठीक बात है। तो ये जो नगर हैं इनके अंडर में रहेंगे, क्या रहेंगे, छोटे गांव। ठीक बात, इसको समझ लेना। देखिए ये समझोगे तो आसानी से लगेगा कि हाँ हमें ये बिल्कुल याद है, इसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो अब हम समझते हैं इस बात को कि वास्तव में हम यहाँ पर क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो देखिए शासन प्रबंध की जो प्रमुख इकाई थी, शासन प्रबंध की जो प्रमुख इकाई है वो थे नगर। क्या थे, प्रमुख इकाई के रूप में जो यहाँ पर थे शासन प्रबंध के लिए वो है नगर। इन्हें प्रांतों में बांटा गया है, इनको नगर कह ले हम या इनको प्रांत कह ले। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो जैसे कि ये एक नगर का क्षेत्र है, ये एक नगर का क्षेत्र है, ये दूसरे नगर का क्षेत्र हो गया,
ये तीसरे नगर का क्षेत्र हो गया, ये इस नगर का क्षेत्र हो गया, ये इस नगर का क्षेत्र है और ये इस नगर का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधा हम समझ लेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। देखिए इस मैप को अगर हम याद रख पाते हैं तो यहाँ से हम जो चीज़ें समझना चाह रहे हैं वो हमारे आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक जो है ये क्या स्थापित किया गया, नगर स्थापित किया गया। हमने कहा कि इस पूरे साम्राज्य को इन्होंने कितने भागों में, नगर या प्रांतों के अंदर क्या कर रखा है, बांट रखा है। और इस नगर का इन्होंने क्या तय किया है, इस नगर का इन्होंने अधिकार क्षेत्र तय किया है। पहली बात तो क्या, अधिकार क्षेत्र। जैसे कि ये गांव है, ये गांव इस नगर के अधीन है, ये गांव भी इस नगर के अधीन है, लेकिन इस नगर का इस गांव पर कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि ये जो है यहाँ पर अधिकृत नहीं होगा, इसका प्रबंध जो है वो इस नगर के द्वारा किया जाएगा। गांवों को नगरों के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें प्रमुख प्रांत नगर जो इकाई है वो तो नगर मिल गए, लेकिन दूसरी इकाई और क्या हो गई, यहाँ पर गाँव हो गई। कौन सी इकाई हो गई, गाँव। तो कुल मिलाकर के दो इकाइयां बनती है यहाँ पर, एक तो हो गई नगर और दूसरी हो गई जो है गांव। तो देखिए नगर और गांव, अब कौन सा जो है वो नगर होगा और कौन सा जो है वो गांव होगा, मतलब मान्यता, नगर की मान्यता देना या गांव की मान्यता देना, या इसको इस गांव को इस नगर के अधीन रखना। हो सकता है अगर राजा चाहे तो इसको नगर घोषित करे और ये सारे जो है वो इसके अंडर में रहे। ये जो निर्णय है वो किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब जो नगर है या गांव है इसकी जो मान्यता है ये शाही अनुकंपा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, शाही अनुकंपा। मतलब राजा तय करता है, सम्राट तय करता है कि इस पूरे एरिया के अंदर ये गांव होंगे और ये एक नगर होगा और इन गांवों का प्रबंध इस नगर के द्वारा किया जाएगा। वो नगर की श्रेणी जो है वो किसी भी गांव को या किसी भी नगर को दी जा सकती थी, वो सम्राट का ही निर्णय होता था। तो हमने देखा कि नगर और गांव जो है वो स्थापित हुए, नगर जो है वो प्रमुख इकाई बन गए थे और इस प्रकार से अधिकार क्षेत्र तय हुआ। तो पहली चीज हमने क्या देखी, इसमें अधिकार क्षेत्र देखी। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नगर है, इन नगरों के अंदर नगर परिषदें स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई है, नगर परिषद स्थापित की गई है। और इस नगर परिषद के मुखिया के रूप में इस नगर के अंदर दंड नायक की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है, दंड नायक की स्थापना हुई है इस नगर के प्रशासन को चलाने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी कि भाई नगर परिषद स्थापित हो गई, ठीक बात। अब नगर परिषद का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, दंड नायक के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे किस प्रकार से चल रहे हैं। मान लीजिए ये जो पूरा रोमन साम्राज्य है, ये भाग जो है रोम है। कौन सा है, रोम है, इटली है, ठीक बात है। इसके अलावा ये जो पूरा है वो अन्य प्रांत है। ये क्या है, अन्य प्रांत है। अब रोम के अंदर तो मान लीजिए कि एक दो नगर ही है जिनका प्रशासन यहाँ से चल रहा है, लेकिन ये जो बाहर के नगर है, जो अन्य प्रांतों के अंदर नगर स्थापित है, इन नगरों के अंदर, इन प्रांतों के अंदर जो दंड नायक बनाए जा रहे हैं, जो स्थानीय कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं, ये जो पूरी बॉडी बन रही है, नगर परिषद की जो बॉडी बन रही है, इनमें क्या है, जो अधिकारी होंगे, प्रांतों के जो अधिकारी होंगे, ये प्रांतों के व्यक्ति होंगे जो यहाँ के स्थानीय होंगे। क्या होंगे, प्रांतों के व्यक्ति होंगे जो क्या होगी, स्थानीय लोग होंगे। क्योंकि यहाँ से शासन चलाना है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को तो शासन में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एक बड़ी चीज उभर करके सामने आ रही है कि अब जो रोम का प्रशासन है, उस रोम के प्रशासन में स्थानीय प्रांतों के व्यक्तियों का बोलबाला बढ़ रहा है और रोम का अर्थात इटली का जो बोलबाला है इस पूरे साम्राज्य के अंदर, वो धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से हमारे सामने एक जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है, वो क्या बात निकल करके आई है कि इस कारण से अब क्या हो रहा है, प्रांतों का महत्व बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रांतों का महत्व जो है वो अब बढ़ेगा, ठीक बात है। और इस प्रांतों के महत्व के बढ़ने के क्रम में हम दो बातें और देख सकते हैं। दो बातें और कौन सी देख सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि सम्राट गैलिनस बने, यहाँ पर एक सम्राट बने हैं गैलिनस, ठीक बात, गैलिनस। इन्होंने तो एक नियम ही बना दिया। नियम क्या बनाया कि जो सीनेटर है, सीनेटर को सेना से हटा दिए, सीनेटर को हटाया। कहां से हटाया, सेना के पदों से, ठीक है। सेना के अंदर जो सीनेटर थे उनको क्या कर दिया, सम्राट गैलिनस ने पद से हटा दिया। सीनेटर कौन है, सीनेटर जो वही होंगे जो रोम के हैं। कहाँ के हैं, रोम के हैं। शुरुआत के अंदर जो है रोम के ही लोग जो है वो सीनेटर बने हुए थे, वही चल रहे हैं, क्योंकि सीनेट की जो संस्था है वो ऑगस्टस सीजर के टाइम से जो है वो काफी इसका महत्व कम होना प्रारंभ हो गया था।
तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सम्राट गैलिनस एक नया कार्य कर रहे हैं कि सीनेटरों को क्या कर रहे हैं, सेना से हटाने का कार्य जो है वो ये प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये जो प्रांतों का महत्व है, ये जो बढ़ने का कार्य है, तो ये सबसे ज्यादा होता है तीसरी शताब्दी में। थर्ड जो शताब्दी है यहां से जो है ये सर्वाधिक होता है, तीसरी शताब्दी। और इसके बाद के वर्षों में ये काम, मतलब कि परवर्ती काल जो अभी हम आगे देखेंगे वहां हम ये पढ़ेंगे कि रोम का जो साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य का जो महत्व इटली में जो है पूर्णतया वो अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है और प्रांतों का महत्व बढ़ने लग गया था। तो जो प्रांतों का महत्व यहाँ बढ़ रहा है, तो यहां से क्या होगा, इटली का क्या हो रहा है इटली का दोनों दृष्टियों से प्रांतों का महत्व बढ़ने के कारण, चाहे हम बात कर लें राजनीतिक की, चाहे हम बात कर लें आर्थिक की, दोनों स्थितियों में इटली का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। ठीक बात है। तो इटली का राजनीतिक और आर्थिक पतन जो है वो प्रारंभ हो गया इस शासन व्यवस्था के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो नगर है वो स्थापित हुए हैं जिनको गांवों का प्रशासन संभालना है, और यहाँ पे जो नगर परिषद बनाई जाएगी, जो एक निकाय बनाया जाएगा, उस निकाय के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग होंगे वो यहाँ के प्रांतों के स्थानीय लोग होंगे। तो रोमन साम्राज्य जो बहुत बड़ा विस्तृत फैला हुआ है, उसके प्रांतों के जो अधिकारी है वो अब शासन में भागीदारी बढ़ाने लग गए, जबकि जो रोम के लोग हैं उनकी भागीदारी घटने लग गई। तो रोम का राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो पतन है वो यहां से प्रारंभ, मतलब तीसरी शताब्दी से प्रारंभ होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने यहां पर देखा कि जो रोम की विस्तृत शासन व्यवस्था है, विस्तृत साम्राज्य का जो शासन प्रबंध है वो किस प्रकार से संभाला गया। और अब हम इसका अगला भाग लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो हमने शहर और ग्राम बनाए हैं एक बॉडी का संचालन करने के लिए, तो इनके बीच में आपसी संबंध कैसा रहा है। तो देखिए, शहरी और ग्रामीण संबंधों की अगर हम बात करें तो शहरी जीवन तो रहता है यहाँ पर सुविधाजनक, शहरी जीवन तो कैसा है, सुविधाजनक है। अब देखिए यहाँ पर सुविधाजनक कैसे है, जब भी गांव के अंदर किसानों की फसल काटने का समय होता है, जब भी फसल काटे जाने का समय आता है तो शहर के लोग सीधा गांव पहुंच जाते हैं और उनकी जितनी भी सामग्री जो उत्पादन वो कर रहे हैं वो सारी वो उनसे हड़प लेते हैं, क्रय कर लेते हैं, और उसके बाद में उसका ला करके स्टॉक जो है वो शहरों के अंदर ये बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शहरी जीवन जो है यहाँ पर ज़्यादा महत्व का है, जबकि ये जो ग्रामीण जो जीवन है ये अभावग्रस्त है। कौन सा है, अभावग्रस्त है। किसानों को कुछ समय तक तो इनका जो अनाज है, जो शेष इनके पास में बचा है वो तो कुछ समय तक चलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब वापस अनाज उत्पन्न होगा उससे पहले का जो गैप है वो क्या है, इनको बिल्कुल भूखे ही रह करके गुजारना पड़ रहा है। चाहे उत्पादक वर्ग तो यही है, ग्रामीण वर्ग है, लेकिन फिर भी जो सुविधाजनक है वो कौन सा है, यहाँ पर शहरी जीवन है वो सुविधाजनक है। इसके अलावा देखिए यहाँ शहरों के अंदर एक सार्वजनिक स्नान घर का भी साक्ष्य मिला है। तो ये सार्वजनिक स्नान घर भी है, ये भी कौन से जीवन की व्यवस्था दिखा रहा है, शहरी जीवन की व्यवस्था दिखा रहा है सार्वजनिक स्नान घर। ऐसा ही सार्वजनिक स्नान घर इसके पड़ोस की जो सभ्यता ईरान के अंदर, वहां स्थापित करने का प्रयास किया था वहां के शासकों ने, लेकिन वहां के धर्मावलंबियों ने इस बात को होने नहीं दिया था। तो ये सार्वजनिक स्नान घर का एक साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो ये एक मिलती जुलती बात है, हमें याद रखनी है। सार्वजनिक स्नान घर भी रोमन साम्राज्य से प्राप्त हो रहा है, जो उसके शहरी जीवन की सुविधा को व्यक्त कर रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ है विंडो निशा रंगशाला, इसका चित्र भी हम अगली स्लाइड में आपको बता देते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। ये जो विंडो निशा शहर है ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है ये, वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये थी क्या, ये एक रंगशाला थी। क्या है, रंगशाला है, सैनिक छावनी है। क्या है, विंडो निशा में उस समय रोमन सैनिक छावनी थी। क्या थी, सैनिक छावनी। और इस छावनी के अंदर क्या प्रयोग में ली जाती है इस रंगशाला को, यहाँ पर सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए सैनिकों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या आयोजित किए जाएंगे, कार्यक्रम, मतलब कि प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा प्रदर्शन और कार्यक्रम के अलावा भी यहाँ पर एक कार्य इसमें उपयोग में लिया जा रहा है, सैनिकों के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी इस रंगशाला को प्रयोग में लिया जाता था। यहाँ पर एक कैलेंडर मिला और उस कैलेंडर की सहायता से हम देखते हैं, कैलेंडर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे वर्ष के अंदर 176 डेज जो है
कोई ना कोई कार्यक्रम या प्रदर्शन आयोजित होते रहते थे। कार्यक्रम या प्रदर्शन 176 दिन 365 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो शहरी जीवन है वो काफ़ी सुविधाजनक है, मनोरंजन का भी इसमें बहुत सारा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। ये जो आपकी है ये हो गई आपकी विंडोनिसा की रंगशाला या सैनिक छावनी। ये विंडोनिसा है, विंडोनिसा रंगशाला, ठीक है, सैनिक छावनी है ये। और इस सैनिक छावनी के अंदर जो है काफ़ी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था है। जबकि ये जो रेत वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये जो है वो भाग है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा होगा। तो ये एक रंगशाला है और इसके माध्यम से हमने ये देखा है कि इसके अंदर कई सारे सामाजिक कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे। कैलेंडर से हमें पता चलता है 176 डेज जो है साल के अंदर कार्यक्रम और प्रदर्शनों का आयोजन यहाँ पर किया जाता रहता था। तो कुल मिलाकर के आज की इस क्लास के अंदर हमने पर जो पुराना पूर्ववर्ती या प्रारंभिक या आरंभिक रोमन साम्राज्य था उसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले हमने पूर्ववर्ती को 3 भागों के अंदर बांट दिया। पहला आपका हो गया राजतंत्र का काल, सेकंड हो गया आपका गणतंत्र का काल और तीसरा हो गया आपका साम्राज्य का काल। पहला जो हमने राजतंत्र का काल देखा वो 753 ईसा पूर्व से स्थापित हुआ रोम्यूलस के द्वारा। रोम्यूलस ने 2 संस्थाएं स्थापित की और समाज को 2 वर्गों में बांट दिया, पैट्रिशियन और प्लेबियन। और संस्थाएं जो की थी कॉमियाटा, क्यूरियाटा और सीनेट की स्थापना उसने कर दी थी। उसके बाद में रोम्यूलस के बाद में हमने पढ़ा कि जो ये रोम्यूलस जो आर्य जाति के थे उनको एक एट्रुस्कन जाति ने, जो प्रथम ऐसी जाति है जो आर्यों को पराजित कर जाती है, उसके टार्क्विन ने यहाँ पर शासन स्थापित किया। टार्क्विन ने सिंचाई की व्यवस्था कराई और खेल मैदान का निर्माण, वहाँ पे सर्कस मैक्सिमस का निर्माण जो है उन्होंने करवाया था। उसके बाद में देखते हैं हम इस एट्रुस्कन जाति के अंतिम शासक जो है तार्किनियस आते हैं, उनके द्वारा अत्याचार किया जाता है और उसके विद्रोह के अंदर वहाँ पर क्रांति हो जाती है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो हम देखते हैं 510-509 ईसा पूर्व के अंदर जो है वो यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है। गणतंत्र के अंदर एक सीनेट की स्थापना होती है, उसके पावर जो है वो राजा के बराबर ही है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति 1 साल के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा की जाएगी। इसी सीनेट के शासनकाल के अंदर प्यूनिक युद्ध होते हैं। ये 3 युद्ध होते हैं और रोम और कॉर्थेज के बीच में लड़े जाते हैं। इसमें रोम की विजय होती है और इस वजह से सैनिक अधिनायकवाद को बढ़ावा मिलता है और जूलियस सीजर फर्स्ट ट्रायम्विरेट का गठन कर लेता है, जिसमें पॉम्पी और क्रेसस जो है वो इसके साथ में होते हैं। उसके बाद में इसे गॉल का सूबेदार बनाया जाता है, वहां पे इंग्लैंड जर्मनी को पराजित करके अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर लेता है और वापस रोम की ओर आता है, रोम पे अधिकार कर लेता है, पॉम्पी युद्ध के अंदर मारा जाता है। अब जूलियस सीजर की जो है हत्या वो कैसियस और ब्रुटस के द्वारा की जाती है। तो सेकंड ट्रायम्विरेट का गठन होता है और सेकंड ट्रायम्विरेट का गठन ऑक्टेवियन, एंटोनी और लेपिडस के द्वारा किया जाता है। अब इसके द्वारा 2 युद्ध किए जाएंगे, फिलिपी का युद्ध जिसमें कैसियस और ब्रुटस को मार दिया जाता है और फिर एक्टिवियम का युद्ध होगा, उसमें एंटोनी जो है वो मारा जाता है। और उसके बाद में जो है ऑक्टेवियन अर्थात सम्राट ऑगस्टस सीजर का कार्यक्रम शुरू होता है 27 ईसा पूर्व से और यहां से गणतंत्र की समाप्ति मान ली जाती है। अब साम्राज्य का काल प्रारंभ होता है, सीनेट का महत्व पूर्ण हो गया। साम्राज्य के काल के अंदर ऑगस्टस सीजर ने पेक्लो रोमाना का काल चलाया, जिसमें उसने धार्मिक परिवर्तन किए, सामाजिक परिवर्तन किए और सैनिकों के एक व्यावसायिक रूप जो है वो प्रदान कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि सम्राट ट्राजान आते हैं, जिन्होंने भी क्या किया, निकटवर्ती पूर्व के संबंधों को वापस नए सिरे से देखा है। निकटवर्ती पूर्व के संबंध में हम देखते हैं कि रोम के पूर्वी सीमा पर बसे हुए सीरिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और अरब के जो क्षेत्र है उनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। उसके सम्राट ट्राजान के बाद में हमने देखा निकटवर्ती पूर्व संबंध और फिर ये जो बड़ा सा साम्राज्य हमारे सामने आया है, इस बड़े से साम्राज्य का शासन प्रबंध देखा हमने। इस शासन प्रबंध के अंदर हमने देखा कि नगरों और ग्रामों की स्थापना हुई है, प्रांतों में साम्राज्य को डिवाइड किया गया और नगर जो है वो उसके ऊपर अधिकार रख रहे हैं, गांवों के ऊपर। इस प्रकार से नगर जो है इसके शासन की प्रमुख इकाई है, जिसमें नगर परिषद और दंड नायकों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हम एक चीज और नई देखते हैं कि जो इटली का, रोम का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व था शासन भागिता के अंदर, वो यहाँ पर कम हो जाता है और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ से एक तरीके से बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि विभिन्न प्रक्रियाएं आए जिनकी वजह से जो है वो प्रांतों का अर्थात रोम से दूरवर्ती जो प्रांत है उनके अंदर महत्व उनके बढ़ जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के अंदर किस प्रकार का संबंध रहा और शहरी जीवन की सुविधाजनक स्थिति किस प्रकार से रही, जिसमें हमने सार्वजनिक स्नानागार का भी बात की और उसके बाद में हमने विंडोनिसा रंगशाला के बारे में भी बात कर ली है। तो इससे जो अगला भाग हमारे आएगा उस अगले भाग के अंदर हम पूरा परवर्ती जो रोमन साम्राज्य है, मतलब अंतिम जो रोमन साम्राज्य है, उसमें किस प्रकार की घटनाक्रम चले हैं और किस प्रकार से अपनी परिणति तक वो पहुंचा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।